सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट का लेसन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अनेक अंतर संबंधों का अध्ययन। यद्यपि ओशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में किया था। हैकेल द्वारा निर्मित ओशियोलॉजी नामावली का विन्यास ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुआ है, जिसमें ओइकोस रहने का स्थान तथा लोगोस अध्ययन है। आगे चलकर ओशियोलॉजी को इकोलॉजी कहा जाने लगा। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी की संकल्पना को व्यापक रूप दे दिया गया। अतः पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधों एवं जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है, वरन मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतरक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, उन्हीं को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यह पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाले जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट है पारितंत्र एक ऐसी इकाई होती है जिसके भीतर वे सभी जैविक समुदाय आ जाते हैं जो एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक साथ कार्य करते हैं तथा भौतिक पर्यावरण के साथ इस तरह परस्पर क्रिया करते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह स्पष्टतः निश्चित जैविक संरचनाओं के भीतर होता है और जिसमें विभिन्न तत्वों का सजीव तथा निर्जीव अंशों में चक्रण होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। यह संरचित एवं सुसंगठित तंत्र होता है। इसमें प्राकृतिक तंत्र भी होते हैं और इसकी उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है और विभिन्न प्रकार इस तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। यह एक खुला तंत्र है और जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता है। आकार के आधार पर इसे अनेक भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय क्रमता। किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीकों एवं समय तथा उस प्रजाति की अन्य प्रजातियों के साथ अंतरक्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी क्रमता की संकल्पना को वर्ष 1917 में जोसेफ ग्रीनेल ने प्रतिपादित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकीय निकेत की विविधता पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकीय निकेत की विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता भी उतनी अधिक होगी, क्योंकि उस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ज़्यादा व आहार श्रृंखला बड़ी होगी, जिससे प्रजातियों की संख्या में कम उतार चढ़ाव होगा। कम प्रभावशाली प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली प्रजातियों का पारिस्थितिकीय निकेत अधिक विस्तृत होता है। पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाले कारक संख्या चर और निकेत चर और आवास चर। संख्या चर में है संख्या का
घनत्व, प्रजाति का क्षेत्र, भोजन या आहार की आवृत्ति, स्थान की ऊंचाई, दैनिक समय की अवधि और आहार तथा संख्या में अनुपात। ये है निकेचर की। और आवास चर की ऊंचावच या ऊंचाई, ढाल की मृदा और मृदा की उर्वरता। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। घटक दो प्रकार के होते हैं, अजैविक और जैविक। अजैविक तीन प्रकार के होते हैं, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। इसमें तापमान, भौतिक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब और स्थलाकृति, ये भौतिक में सम्मिलित है। और अकार्बनिक जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान, ये अकार्बनिक है। और कार्बनिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। जैव जो घटक है वे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अजैविक घटक, पारितंत्र के अजैविक घटक काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अजैविक घटकों में मृदा, जल, वायु तथा प्रकाश ऊर्जा आदि आते हैं। इनमें बहुसंख्यक अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तथा रासायनिक, भौतिकीय प्रक्रियाएं, ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, दावानल, ज्वालामुखी तथा मौसमी दशाएं भी शामिल है। प्रत्येक जैविक कारक का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है, मगर प्रत्येक कारक स्वयं भी अन्य कारकों से प्रभावित होता है और उन कारकों को भी प्रभावित करता है। कोई जीव अपने पर्यावरण में कहाँ कितनी तरह रह पाता है, इसके महत्वपूर्ण निर्धारक अजैविक कारक ही होते हैं, इसलिए इसे सीमाकारी कारक भी कहते हैं। जैविक घटक, जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आते हैं। उत्पादक स्वपोषित होते हैं जो कि साधारणतया क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं और अकार्बनिक अजैविक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संचित कर अपना भोजन बनाते हैं। जैविक घटकों को मुख्यतः तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक तथा स्वपोषी संगठक, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में उत्पादक प्राय जड़युक्त पौधे, शाक, झाड़ी तथा वृक्ष, जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में पादप, पलवक नामक पलवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। जब पर्यावरणीय स्थिति अनुकूलतम रहती है तो पादप पलकव इतना भोज्य पदार्थ उत्पादित करते हैं जितना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में बड़ी झाड़ियों या बड़े वृक्षों द्वारा तैयार होता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे चरने वाले पशु, बकरी, खरगोश, ऊंट आदि। द्वितीयक उपभोक्ता, वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक बक्सी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप, भेड़िया आदि। तृतीयक उपभोक्ता, इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, जैसे बाज, बड़ी शाक और शेर, बाघ आदि। अपघटक या मृतजीवी, इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृतप्राय पौधों तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित
करते हैं। इन मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन से सामान्य अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिनका अपघटकों के द्वारा उपभोग किया जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय तंत्र से संबंधित नियम। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में पारिस्थितिकी के निम्न नियम व संकल्पनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इसमें पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई है। इसमें जैविक व अजैविक दोनों घटक होते हैं। संपूर्ण जैवमंडल एक जटिल पारिस्थितिकीय तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र एक महत्वपूर्ण नियम एकरूपतावाद का नियम है अथवा भौतिक और जैविक प्रक्रम आज भी वही हैं जो कभी अतीत में थे और भविष्य में भी वही रहेंगे जो वर्तमान में है। अंतर केवल उनके परिणाम तीव्रता, आवृत्ति या दर का होता है। पारिस्थितिकी तंत्र सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा के निवेश से संचालित एवं कार्यशील होता है। विभिन्न पोषण स्तरों में सौर ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती है और प्राणियों द्वारा ऊष्मा के निष्कासन के फलस्वरूप शून्य में चली जाती है अथवा उसी ऊर्जा का पुनः उपयोग नहीं हो सकता। इस तरह ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है। प्रत्येक पोषण स्तरों के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% ऊर्जा की ही प्राप्ति हो पाती है। इसे ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम भी कहते हैं। बढ़ते पोषण स्तरों में श्वसन द्वारा ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ता चला जाता है, अर्थात उच्च पोषण स्तरों के जीवधारियों में श्वसन के द्वारा ऊष्मा ह्रास अपेक्षाकृत अधिक होता है। किसी निश्चित पोषण स्तर के जीवों और ऊर्जा के मौलिक स्रोतों के बीच जितनी दूरी बढ़ती है, उन जीवों की एक ही पोषण स्तर पर आहार के लिए निर्भरता में उतनी ही कमी आती है। यही कारण है कि आहार श्रृंखला छोटी और आहार जाल बड़ा और जटिल होता है। सूर्य तप पारितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सूर्य तप में कमी पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती है। यही कारण है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर सामान्यतः पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता में भी कमी आती है। इसके अलावा पारितंत्र की उत्पादकता को कुछ अजैविक कारक यथा वर्षा की मात्रा, मिट्टी की प्रकृति, जलवायु तथा रासायनिक कारकों में पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रभावित करती है। पारितंत्रीय स्थिरता समस्थिति क्रियाविधि द्वारा बनती है, अर्थात पारितंत्र में होने वाला कोई भी अवांछित परिवर्तन प्रकृति द्वारा स्वतः समायोजित कर लिया जाता है। प्राकृतिक पारितंत्र जब किसी अवांछित प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों को समायोजित नहीं कर पाता है, तब पारितंत्रीय अस्थिरता उत्पन्न होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन का अंतिम उद्देश्य है जैव विविधता की समृद्धि, पारितंत्र की स्थिरता और पारितंत्रीय संसाधनों का संरक्षण एवं परिरक्षण है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। प्राकृतिक पारितंत्र पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर, उदाहरण जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, नदियाँ, झील। इनसे हमें भोजन, ईंधन, चारा तथा औषधियाँ प्राप्त होती हैं। प्राकृतिक पारितंत्र ये सब इसमें आ जाएंगे। सबसे पहले स्थलीय पारितंत्र। वन पारिस्थितिकी तंत्र। वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तापमान, आर्द्रता और मृदा अनिवार्य तत्व है। जलवायु और मृदा का स्वरूप यह निर्धारित करता है कि वनस्पति का वितरण
किस प्रकार है। वन पारितंत्र को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और शंकुधारी वन, जो क्रमशः निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश पर पाए जाते हैं, किंतु एक ही अक्षांश पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ भी ये सभी वन प्रतिरूप क्रमशः देखे जा सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, ये वन 2 भागों में बांटे गए हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सदाबहार वन है, सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट, जहाँ साल भर तापमान और आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है तथा औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक होती है। सामान्यतः इन क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि निष्कालन से पोषक तत्व मृदा के निचले संस्तर में चले जाते हैं। यहाँ वृक्ष और झाड़ियों के 3 स्तर पाए जाते हैं, जो सूर्य की रोशनी को जमीन पर नहीं आने देते। सबसे ऊपरी स्तर पर लंबे और विशाल वृक्ष मागोनी, आबनूस और रोजवुड, फिर अधिपादप और सबसे निचले लताएं होती है। सबसे नीचे क्या होती है? लताएं होती है। और प्रमुख जीवों में हाथी, गैंडा, जंगली सूअर, शेर आदि पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा जावा व सुमात्रा आदि क्षेत्रों में है। ब्राजील में इन वनों को सेल्वास कहा जाता है। अब पर्णपाती वनों या मानसूनी वन। इस वन के पौधे सामान्यतः शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। इसी कारण इन वनों को पर्णपाती वन कहा जाता है। यहाँ औसत वर्षा सदाबहार वनों की अपेक्षा कम होती है। यहाँ के वृक्षों में सागवान, शीशम, साल, बांस आदि प्रमुख है। और दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, ब्राज़ील, मध्य और दक्षिणी अमेरिका, उत्तर ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन। इन वनों को मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन या मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन और भूमध्य सागरीय वनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन उपोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों के वर्षा वनों को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जैसे लॉरेल, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस आदि इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। दक्षिणी चीन, जापान, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन मानसूनी वनों के विपरीत इनकी पत्तियां शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए झड़ जाती है। वालनट, मैपल, एस, चेस्टनट, बीच आदि इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं। यहाँ पोडजोल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चिली जैसे शीतल जलवायु वाले प्रदेशों में इस प्रकार के वन देखे जा सकते हैं। भूमध्य सागरीय वन मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिम भाग में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म शुष्क जबकि शीत ऋतु ठंडी और आर्द्र होती है। यहाँ वर्षा जाड़ों में होती है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष कार्क, जैतून, पाइन आदि है। यह प्रदेश रसदार फलों जैसे अंगूर, नींबू, नारंगी, अनार व नाशपाती आदि के लिए जाना जाता है। रंग बिरंगे पक्षियों और सुगंधित जड़ी बूटियों की यहाँ अधिकता है।
इस बायोम को बांज वन या चैपरेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है शंकुधारी वन या टैगा वन। सामान्यतः टैगा वन के वृक्ष कोणधारी होते हैं, अर्थात इन वनों के वृक्षों की पत्तियां निकुली होती है, जबकि वाष्पोत्सर्जन तो कम हो ही, साथ ही पत्तियों पर बर्फ रुक न सके। इनकी पत्तियां नुकीली होती है, वाष्पोत्सर्जन ये भी कम होता है। शंकुधारी वनों का विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि जैव विविधता और उत्पादकता वन पारितंत्रों में सबसे कम है। इस तरह के वन क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती है और शीत ऋतु काफ़ी लंबी होती है। आर्कटिक वृत्त के चारों ओर यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में ये वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य भागों में ऊंचे पर्वतों पर कोणधारी वृक्ष मिलते हैं। टैगा वनों से सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है, जिसका सभी बायोम के वृक्षों से अधिक आर्थिक महत्व है। चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि इस क्षेत्र के प्रमुख मुलायम लकड़ियों वाले वृक्ष हैं। और जंतु कौन कौन से हैं? लोमड़ी, मिंक, समूर, साइबेरियन क्रेन आदि यहाँ के प्रमुख जंतु हैं। यहाँ अम्लीय पोड़जाल मिट्टी पाई जाती है, जो खनिजों से रहित होती है। वनों का महत्व क्या है? वनों के कार्य, उत्पादक कार्य के क्या लाभ है? विभिन्न प्रकार की लकड़ी, फलों का उत्पादन तथा रेजिन, सुगंधित तेल और लेटेक्स और औषधीय तत्वों का उत्पादन करना। रक्षात्मक जो कार्य है उनके क्या लाभ है? विभिन्न जीवों का पर्यावास, मृदा और जल का संरक्षण, सूखे से बचाव, हवा, सर्दी, सौर विकिरण, तीव्र गंध से बचाव। नियामक कार्यों के लाभ, गैसों मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज तत्वों और विकिरण ऊर्जा को सोखना, भंडारण करना तथा मुक्त करना, ये सब कार्य वायुमंडल और तापमान की स्थिति में सुधार लाते हैं तथा भूमि के आर्थिक और पर्यावरण संबंधी मूल्य में वृद्धि करते हैं। ये वन प्रभावी रूप से बाढ़ और सूखे को भी नियमित करते हैं। इस तरह ये जैव भू रासायनिक चक्र के नियामक है। नेक्स्ट है घास पारितंत्र। घास पारितंत्र में वृक्षहीन शाकीय पौधों के आवरण रहते हैं, जो कि विस्तृत प्रकार के घास प्रजाति द्वारा प्रभावी रहते हैं। घास के साथ कई प्रकार के तृणेतर समूह भी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, खासकर फली, जो नाइट्रोजन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विस्तृत पेरी उत्तरी अमेरिका में है तथा स्टेपी यूक्रेन और दक्षिणी पश्चिमी रूस में है। ज़्यादातर घास तलीय क्षेत्र कम वार्षिक वर्षा वाले होते हैं, जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के बीच रहती है। वाष्पीकरण की दर उच्च होने के कारण भूमि शुष्क हो जाती है और घास तल में वर्षा इतनी कम होती है कि वनों को विकसित होने में सहायता नहीं मिल पाती, जबकि यह वर्षा मरुस्थल से काफ़ी ज़्यादा होती है। घासों की प्रबलता को बनाए रखने के लिए तथा काष्ठीय प्रजातियों के आक्रमण को रोकने के लिए बड़े शाक बक्सियों द्वारा चारण एवं आग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तनों के आधार से निकली हुई रेखाकार पत्तियां चारण के लिए उपयुक्त होती है। घास तल की प्राथमिक उत्पादकता वर्षा की मात्रा से सीधे संबंधित रहती है।
घास तल संरचना का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण है उसकी जड़ प्रणाली, जो कि मृदा के तल से बहुत अधिक शाखित रहती है। हालांकि ज़्यादातर जड़ें मृदा स्थिज के ऊपर 10 सेंटीमीटर तक रहती है। घास तल में औसतन कुल जीव भार का लगभग आधा भाग जमीनी सतह के नीचे अवस्थित रहता है और प्राथमिक उत्पादकता की तुलना में जड़ों की भागीदारी ज़्यादा होती है, जो कि कुल उत्पादकता की 75 से 85% तक होती है। मृदा की आंतरिक उर्वरता के कारण विश्व के ज़्यादातर प्राकृतिक घास तल कृषि के लिए परिवर्तित कर दिए गए हैं। घास स्थल पारितंत्र को सवाना पारितंत्र भी कहा जाता है। कुछ पर्यावरणविद इसे अलग पारितंत्र के रूप में मानते हैं। सवाना शब्द का तात्पर्य एक पूर्ण विकसित घास आवरण के लिए होता है, जिसमें बिखरी हुई झाड़ियाँ या छोटे वृक्ष भी होते हैं। घास के मैदान धरातल का लगभग 20% भाग घेरे हुए हैं। ये उष्ण व शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। घास के मैदान विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाने जाते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरी और यूरेशिया में स्टेपिस, अफ्रीका में सवाना, दक्षिण अमेरिका में पैम्पास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और हंगरी में पुस्टाज, ब्राज़ील में कैंपोस। घास के मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ सुपरिभाषित उष्ण और शुष्क गर्म व वर्षामय जलवायु होती है। सवाना घास के साथ मध्यम ऊंचाई के वृक्ष भी होते हैं। मृदा नमी की उपलब्धता द्वारा सवाना की जाति संरचना एवं उत्पादकता निर्धारित होती है। गधा, ज़ेबरा, चिंकारा घास के मैदानों में चरते हुए पाए जाते हैं। यह पारितंत्र दुग्ध और चमड़ा उद्योगों का आधार है। घास के मैदानों में कृंतकों, सरीसृपों और कीटों की बहुत बड़ी आबादी पाई जाती है।